नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ही शानदार होंगे। तो चलिए, आपको लग रहा होगा कि खाली कोशिका ही पढ़ा रहे हैं। कोशिका ऐसा टॉपिक है ना भाई, जहाँ से प्रश्न आपको आएगा ही आएगा, सारे शिफ्ट में आएगा। तो रिस्क मत लीजिए। कोशिका से संबंधित चूंकि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी ये सब किताब में आपको मिलेगा भी नहीं, सारे बुक में सारे प्रश्न नहीं मिलेंगे। 50% 60% आपको मिल जाएगा। बाकी का जो प्रश्न है, जैसे देखते हैं आप बिहार पुलिस में, तो वो एनसीईआरटी एससीईआरटी के ही प्रश्न होते हैं। इसको कर लेने के बाद एकदम इतना मान लीजिएगा कि कोशिका से अगर प्रश्न आएगा तो न के बराबर संभावना होगा कि छूटे प्रश्न आपसे। ठीक, तीनों पीडीएफ आज आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से आप पीडीएफ ले लीजिए। तो आज कोशिका पर ये हमारा लगातार तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 क्लास कोशिका का मैं करा चुका हूं, ये तीसरा वीडियो है। ठीक ना। वीडियो तो अभी और भी बड़ा होता, लेकिन कुछ क्वेश्चन को मैंने कट किया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कम है इसमें क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। डीएनए, डीएनए जो होता है केंद्रक के अलावा और कहां पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में तो होता ही है। इस प्रश्न को मैं पहले भी कराया हूं, अगर याद होगा तो डीएनए जो है केंद्रक में तो होता ही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में भी होता है। डीएनए का फुल फॉर्म आपको मैं बता चुका हूं, आरएनए का भी फुल फॉर्म बता चुका हूं, है ना। राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए दूसरा कह रहा है डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने प्रस्तुत की? अच्छा, अब ये जान लीजिए, यहां तो 2 प्रश्न बन जाएगा। एक कह रहा है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने प्रस्तुत की? तो द्विकुंडली में 2 व्यक्ति, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ईस्वी 1953। ठीक ना। यहां अगर पूछे कि डीएनए में कितनी कैसी संरचना होती है, एक कुंडली की कि 2 कुंडली की, तो ध्यान दीजिएगा। डीएनए, डीएनए तो डीएनए में 2 है ना, डीएनए में 2 है। आरएनए में जब संरचना पूछता है, और ये पूछता है कि इनमें से कौन एकल संरचना है, तो आरएनए में सिंगल कुंडली है, डीएनए में द्विकुंडली संरचना होती है। दोनों आपको याद रखना है। देखिए कि डीएनए जो है इसका कार्य क्या होता है, तो डीएनए जो है ना, यह आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण। आप देखते होंगे कि पुत्र पिता की जो जांच होती है कि भाई उसी का संतान है, तो डीएनए करता है। डीएनए में जैसे ये पिता है, ठीक ना, तो पिता के कुछ अनुवांशिक जो सूचनाएं हैं, जो गुण है, वो पुत्र में आ जाएगा। डीएनए टेस्ट से पिता का भी डीएनए होगा और पुत्र का भी डीएनए होगा, और मैच कराया जाएगा कि भैया इसका क्या इसमें मैच किया। तो मैच करता है तो होता है कि हाँ, डीएनए दोनों का एक ही है। तो डीएनए का कार्य ही है जो अनुवांशिक जो जेनेटिक सूचनाएं हैं, जो उसको ट्रांसफर करे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो ये असली काम होता है इसका। बाकी आरएनए का क्या कार्य होता है, तो आरएनए जो होता है यह प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये चूंकि सिंगल कुंडली के होते हैं, इनका काम प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए सूचना ट्रांसफर नहीं करता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, जीव द्रव्य या इसी कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, क्या कहलाता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म? जरा सा ध्यान से समझिएगा। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये दोनों मिलकर के प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। आते हैं हम लाइसोसोम। देखिए, अभी आपने डीएनए पढ़ा, डीएनए का कार्य आपने देखा कि अनुवांशिक सूचनाओं को ट्रांसफर कर रहा है। आरएनए का काम आपने देखा, प्रोटीन का संश्लेषण करना। लाइसोसोम का कार्य क्या है, तो लाइसोसोम का जो कार्य है, ये लाइसोसोम वही वाला है जो आत्महत्या की थैली कहलाता है। लाइसोसोम का कार्य है कि मृत कोशिका, जो कोशिका डेड हो जाता है, मर जाता है, उसका निवारण करना और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ये कार्य है लाइसोसोम का। मृत कोशिका का निवारण करता है
और उस करके प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है, लाइसोसोम। अब आते हैं प्लास्टिड। लवक में कितनी झिल्ली होती है? तो लवक में 2 झिल्ली होता है, दोहरी झिल्ली होता है लवक में, ध्यान दीजिएगा। चलिए 9वां प्रश्न, जैंथोफिल किस रंग का वर्णक है? जैंथोफिल पूछता है कि भैया पपीते का पीले रंग का कारण क्या है, या हल्दी के पीला रंग का आए जहां तो बताइएगा कि जैंथोफिल, ठीक ना। जैंथोफिल पीले कलर का वर्णक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अगर पूछे तो बताएंगे 1890 में। अब भाई किसने, तो बताएंगे रिचर्ड आल्टमैन। जी हाँ, रिचर्ड आल्टमैन ने, 90 है ये, 96 नहीं है, 90 में खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। ये भी आपको ध्यान देना है। आल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट कहा था। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था कि भैया ये तो बायोप्लास्ट है, नाम दिया था बायोप्लास्ट। ओके, अब आते हैं कि खोजा तो आल्टमैन ने 1890 में, लेकिन नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया का किसने किया? उसने नाम नहीं दिया था, बायोप्लास्ट बता रहा था ना वो। नामकरण जो किया है वो कार्ल बेंडा, नाम याद रखिएगा, कार्ल बेंडा ने नामकरण किया है। इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ कंफ्यूजन होता है कार्ल बेंडा और आल्टमैन में। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली तो अभी बता दिया मैं कि दोहरी झिल्ली होती है। किसे कोशिका का पाचन तंत्र भी कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। कोशिका का पाचन तंत्र के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या जानते हैं कि ये कोशिका का पाचन तंत्र है या श्वसन तंत्र है, दोनों। कोशिका, देखिए कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, दोनों हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल के भी नाम से इसको जानते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर के नाम से भी जानते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है ना। अब आते हैं आगे। एक ग्लूकोज के जो अणु है उसके टूटने से जो एटीपी का निर्माण होता है वह कितना होता है? तो एक ग्लूकोज के टूटने से 36 एटीपी। कोशिकीय ऊर्जा जो है ना वो एटीपी के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, है ना। तो ध्यान दीजिएगा एटीपी। चलिए, अब आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया तो भैया जान गए, किसने खोजा, नाम किसने दिया, बेंडा ने 1890 में खोजा, किसने, अल्टमैन ने, है ना, बायोप्लास्ट कहा था। इसका कार्य क्या है? तो आपको मैं बताया कि पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर, यानी कि कोशिकाओं के लिए ऊर्जा ये उत्पादन करता है। जैसे आपके घर में बिजली आता है कहां से? पावर हाउस से, ग्रिड से, है ना। तो ग्रिड का काम क्या है? पावर उत्पादन करना। उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया भी पावर हाउस है सेल का, कोशिका का। ये भी क्या कार्य करता है? ये बिजली उत्पादन करता है, यानी कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पादन करता है। बिजली से तात्पर्य है ऊर्जा, है ना। चलिए, अब देखिए राइबोसोम का कार्य मैंने पहले ही बताया है कि प्रोटीन का निर्माण करना इसका कार्य होता है। चलिए, कोशिका चक्र, ध्यान दीजिएगा, कोशिका चक्र तथा सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, ये पूरा करने में जो मानव कोशिका है वो पूरा एक दिन का समय लेता है, यानी कि 24 घंटा का समय लेता है एक कोशिका विभाजन पूर्ण करने में। कोशिका चक्र पूर्ण करने में एक दिन का पूरा समय लग जाता है, ठीक ना। चलिए, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ऊर्जा उत्पादन कौन कर रहा है भाई? पावर हाउस ही करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, यही ऊर्जा उत्पादन करता है। चलिए, मानव शरीर में उपस्थित कौन कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो देखिए आरबीसी, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, आप पढ़े हैं ना। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए 22वां सवाल, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के बाहर अगर बात किया जाए तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। डीएनए वैसे तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको मिलेगा। चलिए, वह जो डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में नहीं होता है। डीएनए आरएनए दो मिलता जुलता है। डीएनए का काम है आनुवांशिक सूचनाओं का ट्रांसफर, आरएनए का काम है प्रोटीन सहायता। तो कह रहा है कि डीएनए में तो रहता है
थायमिन है वो डीएनए में रहता है, अनुवांशिक सूचनाओं का जहां ट्रांसफर होता है वहां ये मौजूद रहता है, लेकिन आरएनए में नहीं रहता है। प्रोटीन के संश्लेषण में ये नहीं सहायता देता है आरएनए वाले में, तो ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? तो फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को अलग किया था। किसने? फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को अलग किया था, तो ये भी आपको ध्यान देना है। डीएनए के 2 स्टैंडर्ड किस प्रकार बंधे होते हैं? बॉन्ड पूछ रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पर टिका होता है। किस पर? डीएनए के जो 2 स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड पर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है। चलिए, 26वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। विषाणु यानी कि वायरस में निम्न में से कौन एक विशेषता नहीं पाई जाती है? वायरस में मैं बताया था कि इसमें भित्ति नहीं होगी। इसमें क्या होगी? भित्ति नहीं होगी। देखिए, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, इसमें सेल वॉल नहीं होगा, है ना, तो ध्यान देना है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। चलिए, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा है? देखिए, आप पूछेगा यहां से प्रश्न कि जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया है, तो बताएंगे प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव को, है ना। लेकिन किसने कहा है? नाम याद रखिएगा, इनका नाम है हक्सले। क्या नाम है? हक्सले ने कहा है कि भैया जीव द्रव जो है वह जीवन का भौतिक आधार है ना, भौतिक आधार है। चलिए, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए, वह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन व लिपिड की जो है वह कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो और देख लेते हैं, और भी प्रश्न है क्या? तो नहीं, 28 प्रश्न थे और आज हमने कोशिका समाप्त कर लिया। कोशिका से अब अगर कोई प्रश्न आता है तो ये मान के चलिए कि आप नहीं छोड़ने वाले हैं। इसी प्रकार से एक चीज जान लीजिए, ये जो भी आपको टॉपिक दे रहे हैं ये एनसीईआरटी के टॉपिक दे रहे हैं। एग्जाम के बाद आप यहाँ से क्वेश्चन मिलाइएगा। अब तक हमने ऐसे नहीं पढ़ाया था आप लोग को, एकदम एनसीईआरटी उठा उठा के लाइन बाय लाइन। लेकिन जरूरी है एनसीईआरटी के क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का अभाव महसूस कर रहे थे। तो बहुत ही जल्द मैं कोशिश में लगा हूं कि आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड लाया जाए, तो लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम पीछे हट रहे हैं। बाकी सपोर्ट जैसे ही करें मैं डिजिटल बोर्ड तुरंत आप लोगों के लिए ले आऊंगा और बाकी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में आपके साथ मिलकर के कराएंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपने इसको समझा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।